जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 10 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत ने 26 मरीन राफेल के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो दोस्तों, भारत फ्रांस से 26 मरीन राफेल विमान खरीदने वाला है। तो इसके लिए अभी हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच में समझौता हुआ है। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने फ्रांस से 26 मरीन राफेल फाइटर जेट खरीदने को मंजूरी दे दी है। और अभी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई थी, तो उसमें 9 अप्रैल को इस डील पर मोहर भी लग गई है, यानी प्रधानमंत्री की इसमें सहमति मिल चुकी है। तो यह जो समझौता हुआ है यह 64,000 करोड़ रुपए में समझौता हुआ है। तो इस समझौते के तहत फ्रांस के द्वारा भारत को 26 मरीन फाइटर जेट मिलने वाले हैं, जो कि मरीन राफेल कहलाते हैं। दोस्तों, ये जो मरीन राफेल विमान होते हैं ये नौसेना में शामिल होते हैं। एक तो होता है राफेल विमान जो कि भारतीय सेना में शामिल होता है, और एक होता है मरीन राफेल विमान जो कि नौसेना में शामिल होता है। तो भारत ने इससे पहले राफेल विमान खरीदे थे, अब मरीन राफेल विमान खरीदे हैं फ्रांस से। तो दोस्तों, ये जो 26 मरीन राफेल विमान आएंगे जिसमें से 22 होंगे सिंगल सीटर और 4 होंगे ट्विन सीटर, यानी 2 सीटें होंगी उसमें। और जब ये भारत आ जाएंगे तो इन्हें हिंद महासागर में चीन के मुकाबले के लिए INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। दोस्तों, मरीन राफेल विमान के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी डिस्कस करते हैं, कुछ इसकी विशेषताएं डिस्कस करते हैं। तो यह जो मरीन राफेल विमान है इसकी चौड़ाई है 10.80 मीटर, इसकी स्पीड है 1912 किलोमीटर पर आवर और इसकी रेंज है 3700 किलोमीटर की। इसकी लंबाई है 15.27 मीटर की और इसकी ऊंचाई है 5.34 मीटर की। इसके अलावा दोस्तों, यह 50,000 फीट ऊंचाई तक उड़ता है और एंटी शिप स्ट्राइक और न्यूक्लियर प्लांट अटैक के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। और मिड एयर रिफ्यूलिंग, यानी कि हवा में उड़ते उड़ते इसकी रिफ्यूलिंग की जा सकती है, यानी वहाँ पर भी ईंधन भरा जा सकता है। तो ये इसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने रेपो रेट में कितनी कटौती की है? आंसर हो जाएगा 0.25% की। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये रेपो रेट क्या होता है। तो दोस्तों, RBI जिस ब्याज दर से बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट बोला जाता है। तो देखिए दोस्तों, सभी बैंक RBI से जुड़े होते हैं, तो RBI से ही ये कर्ज लेते हैं। ठीक है, तो RBI जिस ब्याज दर से बैंकों को लोन देता है उसे बोला जाता है रेपो रेट। जब रेपो रेट कम होता है तो बैंकों से लेने वाले जो लोन होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं। ठीक है, इसका ये असर होता है। दोस्तों, जो रिवर्स रेपो रेट होता है वह रेपो रेट का ठीक उल्टा होता है, यानी कि वह ब्याज दर जिस पर RBI बैंकों से पैसे उधार लेता है उसे रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। ठीक है, तो जिस ब्याज दर पर वो देता है उसे बोला जाता है रेपो रेट, और जिस ब्याज दर से वो बैंकों से पैसा लेता है उसे बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। बात करते हैं RBI की, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत RBI की स्थापना की गई थी। तो 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना की गई थी। फिर 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी सरकार ने इसको अपने अंडर में लिया था। 1937 में RBI का जो हेडक्वार्टर है ये कोलकाता से मुंबई ट्रांसफ़र किया गया था। सर ओसबॉर्न स्मिथ RBI के पहले गवर्नर थे। RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। RBI के वर्तमान और 26वें गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। और RBI की मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं सुधा बालकृष्णन। और RBI की डिप्टी गवर्नर कौन है? पूनम गुप्ता, स्वामीनाथन J, M राजेश्वर राव और T रविशंकर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका M.A. बेबी। तो दोस्तों, भारत में एक राजनीतिक दल है जिस प्रकार से BJP, कांग्रेस, BSP ये सभी पार्टियां हैं, उसी प्रकार से भारत में एक और पार्टी है जिसका नाम है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी।
या इसे हम CPIM भी बोलते हैं। तो इसके 6वें महासचिव बनाए गए हैं केरल के पूर्व मंत्री मरियम अलेक्जेंडर बेबी यानी MA बेबी। दोस्तों, जो CPIM पार्टी में महासचिव का पद होता है वो सबसे बड़ा पद होता है। जिस प्रकार से पार्टी का अध्यक्ष होता है उसी प्रकार से CPIM पार्टी में महासचिव का पद होता है। यानी कि अब CPIM पार्टी के मुखिया कौन बन गए हैं? MA बेबी। MA बेबी ने महासचिव के रूप में प्रकाश करात का स्थान लिया है। दोस्तों, बात करते हैं CPIM पार्टी की। तो इसका गठन हुआ था 7 नवंबर 1964 को, और इसका जो गठन हुआ था वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI पार्टी से अलग होकर के हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना EMS डांगे के द्वारा की गई थी। दोस्तों, इस पार्टी ने साम्यवाद के चीनी मॉडल का अनुसरण किया है। यानी कि जिस प्रकार से चाइना में मॉडल चलता है कम्युनिस्ट पार्टी का, उसी प्रकार का मॉडल अनुसरण करता है कौन? CPIM पार्टी। वर्तमान में यह सिर्फ केरल में सत्ता में है जहां पर पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री हैं। यानी कि अभी एक ही राज्य ऐसा है जहां पर CPIM पार्टी की सरकार है, वो है केरल, और वहां के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। वर्तमान में भारत में चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टियां कितनी हैं? 6। चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आम आदमी पार्टी की बात करें तो इसकी स्थापना 26 नवंबर 2012 को हुई थी। इसके अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल। बहुजन समाज पार्टी यानी BSP की स्थापना हुई थी 14 अप्रैल 1984 को। इसकी अध्यक्ष हैं मायावती। भारतीय जनता पार्टी या BJP की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को। इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में JP नड्डा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी M के स्थापना 7 नवंबर 1964 को हुई थी। MA बेबी इसके वर्तमान में महासचिव हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि जो कांग्रेस पार्टी है उसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। एक और राष्ट्रीय पार्टी है जिसका नाम है नेशनल पीपुल्स पार्टी। इसकी स्थापना 6 जनवरी 2013 को की गई थी, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं कॉनरैड संगमा। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आप नोट कर लें। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में जो भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनमें से सबसे नई पार्टी कौन है, तो उसका नाम है नेशनल पीपुल्स पार्टी। ठीक है, ये 2013 में बनी है और अब इसे नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त है। और सबसे पुरानी कौन है? वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई। दोस्तों, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अब आपकी एक क्लास सुबह 7 बजे भी होगी, तो उसमें करंट अफेयर्स, GK और ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स के टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो सुबह 7 बजे आप उस क्लास को भी लें, यानी कि करंट अफेयर्स की क्लास लेने के बाद आप उस क्लास को भी ले सकते हैं, वो वीडियो भी देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होते हैं वो। तो आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी अधिवेशन। तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट GK के फैक्ट है वो सभी आपको बताए गए हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है, राई लोक नृत्य के कलाकार राम सहाय पांडे का निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री दिया गया था? तो उन्हें 2022 में पद्मश्री दिया गया था। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नृत्य है जिसे राई लोक नृत्य बोला जाता है। तो उसके दिग्गज कलाकार थे पद्मश्री राम सहाय पांडे जी। तो उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। वह मध्य प्रदेश के सागर से संबंधित थे, उनका सागर में ही निधन हुआ है। उन्होंने राई नृत्य को दुनिया भर में पहचान दिलाई है। तो उन्होंने इस नृत्य का 24 देशों में प्रदर्शन किया है। तो उनकी इसी प्रतिभा को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। आपको याद रखना है कि जो पद्मश्री है यह भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, और पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, फिर है पद्म भूषण और फिर है पद्मश्री। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं। जैसे अभी हाल ही में भारत के प्रसिद्ध एक्टर मनोज कुमार जी का निधन हुआ है। इसके अलावा मनोज भारती राजा का निधन हुआ है जो कि अभिनेता और निर्देशक रहे हैं। जॉर्ज फोरमैन का निधन हुआ है जो कि अमेरिका के प्रसिद्ध मुक्केबाज थे। नवीन चावला का निधन हुआ है, यह पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। डॉक्टर के रामचंद्र का निधन हुआ है जो कि एरोस्पेस इंजीनियर हैं। P जयचंद्रन का निधन हुआ है जो कि मशहूर गायक हैं। राजगोपाल चिदम्बरम का निधन हुआ है जो कि भारत के परमाणु कार्यक्रम के वास्तुकार हैं। मनमोहन सिंह का निधन हुआ है जो कि भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे।
ओसामू सुजुकी का निधन हुआ है, जो कि सुजुकी मोटर के पूर्व चेयरमैन थे, और इनका संबंध किस देश से है? जापान से। इस बात को भी नोट कर लें। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम 2 दिन की भारत यात्रा पर आए हैं, वह कौन है? तो वह दुबई के क्राउन प्रिंस हैं। कौन दोस्तों? शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम। तो ये 2 दिन की भारत यात्रा पर आए हैं और उनकी यात्रा काफ़ी खास मानी जा रही है, क्योंकि इस यात्रा के दौरान भारत और यूएई के बीच में कई समझौते होने जा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की है। इसके अलावा जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, पीयूष गोयल जी, इन सभी से मुलाकात की है। और दोस्तों, भारत और यूएई के बीच में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, इन सभी को लेकर के चर्चा भी की गई है और कई समझौते भी हुए हैं उनकी इस यात्रा के दौरान। दोस्तों, बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात की। तो इसकी राजधानी है अबू धाबी। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। और यहाँ की करेंसी है दिरहम। ठीक है, तो इस करेंसी को जरूर नोट करें, क्योंकि ये करेंसी पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फिनटेक स्टार्टअप फंडिंग में 2025 की पहली तिमाही में भारत किस स्थान पर है? तो भारत तीसरे स्थान पर है। तो दोस्तों, भारत फिनटेक स्टार्टअप फंडिंग में वर्ष 2025 की पहली तिमाही में, यानी पहले 3 महीने में, अमेरिका और यूके के बाद तीसरे स्थान पर है। अब फिनटेक किससे बोला जाता है? तो फिनटेक बोला जाता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को। ठीक है, तो जब वित्तीय सेवाओं में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे फिनटेक बोला जाता है। तो इसमें बैंकिंग, यानी कि इसमें ये देखा जाता है कि बैंकिंग या बीमा, निवेश, भुगतान, ऋण, इन सभी में टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल किया जाता है, इसे बोला जाता है फिनटेक। तो फिनटेक स्टार्टअप फंडिंग के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर यूके है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स डिस्कस करते हैं। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में बुर्किना फासो पहले स्थान पर रहा है और पाकिस्तान दूसरे स्थान पर रहा है और भारत 14वें स्थान पर रहा है। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में ओडिशा टॉप पर रहा है। हैनेले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत 85वें स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर सिंगापुर है। मुक्त भाषण सूचकांक यानी फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 में भारत को 24वां स्थान दिया गया है, जबकि पहले स्थान पर कौन सा देश है? नॉर्वे है। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत 139 देशों में 38वें स्थान पर पहुंच गया है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर कौन है? फिनलैंड। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत 4थे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर यूएसए है। वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग इंडिया अमेरिका, चाइना और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र के रूप में उभरा है, यानी भारत 4थे स्थान पर है वेल्थ रिपोर्ट 2025 में। वायु प्रदूषण रैंकिंग 2024 में दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश कौन है? इंडिया, और चार्ड पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है IIM अहमदाबाद और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान यानी IIFT कहाँ अपना कैंपस स्थापित करेंगे? आंसर हो जाएगा इसका दुबई में। ठीक है, तो दोस्तों दुबई में अब IIM अहमदाबाद और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का कैंपस स्थापित होने जा रहा है और यह दोनों संस्थानों का पहला विदेशी कैंपस है। आपको याद रखना है कि इससे पहले IIT दिल्ली अबू धाबी में अपना कैंपस स्थापित कर चुका है। इसके अलावा दोस्तों दुबई में 100 बिस्तरों वाला भारत UAE मैत्री हॉस्पिटल भी स्थापित होने वाला है। तो ये अभी कुछ समझौते हुए हैं भारत और UAE के बीच में। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो गूगल ने बेंगलुरु में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत खोला है। ठीक है, इसको नोट करें आप। उज्जैन में देश का प्रथम IIT सैटेलाइट कैंपस स्थापित किया जाएगा। PM मोदी ने बेंगलुरु में के पास बोइंग के ग्लोबल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस का उद्घाटन किया है। और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय जो कि ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है, यह गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस खोलेगा।
और गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश भी अब आर्टेमिस समझौते में शामिल हो गया है। इस प्रकार से ये आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश बन गया है। इससे पहले भारत भी इस समझौते में शामिल हो गया है। दोस्तों बात करते हैं आर्टेमिस समझौते की, तो यह समझौता 2020 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है सुरक्षित और जिम्मेदार अंतरिक्ष अन्वेषण को बढ़ावा देना। तो इस समझौते में जो अमेरिका की गवर्नमेंट होती है और जो अन्य देशों की गवर्नमेंट होती हैं वो अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए समझौता करती हैं। तो इस समझौते में अब तक 54 देश शामिल हो चुके हैं और जो 54वां देश बना है वो बना है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आधार ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो रिसेंटली अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा आधार ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब ये आधार ऐप क्या है इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों अभी क्या होता है कि अगर आपको कोई भी वेरिफिकेशन करवाना होता है तो आप आधार कार्ड की हार्ड कॉपी ले जाते हैं, उसके आधार पर आपका वेरिफिकेशन होता है। लेकिन अब ये जो नया ऐप आया है जिसका नाम है आधार ऐप, तो अब इसमें आपके फेस की स्कैनिंग की जाएगी और आपकी पहचान की जाएगी, आपका सत्यापन हो जाएगा। ठीक है, तो जो हार्ड कॉपी है उसकी ज़रूरत अब कम होने वाली है इस ऐप के माध्यम से। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट ऐप डिस्कस करते हैं। तो भागीरथ मोबाइल ऐप अभी हाल ही में उत्तराखंड की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाथी ऐप असम सरकार के द्वारा, निर्माण पोर्टल कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, संज्ञान ऐप आरपीएफ के द्वारा, उपस्थिति पोर्टल झारखंड सरकार के द्वारा, सारथी 2.0 ऐप सेबी के द्वारा, प्रवाह पोर्टल आरबीआई के द्वारा, बूथ राब्ता पोर्टल पंजाब सरकार के द्वारा, सारथी पोर्टल केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो उस समय जो केंद्रीय कृषि मंत्री थे अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने लॉन्च किया था। वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी। अगला क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यह दिवस होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक डॉक्टर हैनीमैन की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, उनका जन्म हुआ था 10 अप्रैल 1755 को जर्मनी में। उनके द्वारा 1796 में होम्योपैथी की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। भारत में पहली बार यह दिवस 2005 में मनाया गया था। और आपको याद रखना है 2025 की थीम होम्योपैथी फॉर हेल्दियर फ्यूचर, नेचुरल, सेफ एंड इफेक्टिव। तो ये थीम भी आप नोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के करेंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पेड कोर्स वाला ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आपको राजा गुप्ता सर का अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। तो कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इसमें छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कूपन कोड यूज करें अर्जुन 300, तो आपको 300 रुपये की छूट मिल जाएगी। इस कोर्स की वैलिडिटी है 2 वर्ष की, तो आप 2 वर्ष तक आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी और इसके अलावा 13 महीने के करेंट अफेयर्स और 1800 MCQs की ई बुक भी मिल जाएगी, तो इनको भी प्राप्त कर लें। इसके अलावा ऐप पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 2025 की मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज मिल जाएगा। तो मात्र 199 रुपये में ये पैकेज है, तो आप इसके लिए कूपन कोड यूज करें पैकेज 100, तो आपको ये पैकेज मिल जाएगा। 2024 की भी ई बुक आपको मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक बनाया है? लिस्बन। केंद्र सरकार की किस योजना ने 8 अप्रैल 2025 को 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। भारत और किस देश के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है? नेपाल। और 150वीं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यानी IPU असेंबली को किसने संबोधित किया है? ओम बिरला जी ने। रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल ने ISSF विश्व कप 2025 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। इसके अलावा पोषण पखवाड़ा 2025 कब से कब तक मनाया जाएगा? 8 से 22 अप्रैल। और 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ब्रासीलिया।
और किस राज्य के हस्तशिल्प कन्नडिप्पिया को जीआई टैग प्रदान किया गया है? केरल। और T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले इंडियन कौन बने हैं? विराट कोहली। किस राज्य सरकार ने पुलिस में अग्निवीरों को 20% आरक्षण दिया है? हरियाणा। माधवपुर मेले का आयोजन कहाँ होता है? गुजरात में। और जापानी ग्रैंड प्रिक्स को लगातार चौथी बार किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपेन ने। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम विश्व के प्रमुख पठार डिस्कस करेंगे। तो कोलंबिया का पठार है अमेरिका में, दक्कन का पठार है दक्षिण भारत में, मेडागास्कर का पठार है मेडागास्कर द्वीप में, ईरान का पठार है ईरान में, एशिया माइनर का पठार भी इसे बोला जाता है, तिब्बत का पठार है हिमालय के उत्तर एवं क्यून लोन पर्वत के दक्षिण में, और मैक्सिको का पठार है मैक्सिको में, ब्राज़ील का पठार है दक्षिण अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में, ग्रीनलैंड का पठार है अंध महासागर के उत्तरी भाग में। तो ये पठार आप नोट कर लें। दोस्तों, कल के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि पीएम मुद्रा योजना कब शुरू हुई थी? तो यह 2015 में शुरू हुई थी। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 2015 बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, भारत ने राफेल विमान किस देश से खरीदा है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐप को जब आप इंस्टॉल करेंगे तो ई बुक वाले सेक्शन पर जीके जीएस की ई बुक भी मिल जाएंगी, तो इनको आप प्राप्त कर लें। इसके अलावा दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं, और यहाँ पर आपको 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ 4000 से अधिक टेस्ट भी मिल जाएंगे, तो इनको भी आप प्राप्त कर सकते हैं।